नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष खरे और आप देख रहे हैं देश हित। शुरुआत आज की कवर स्टोरी से। और चलिए, आज की कवर स्टोरी क्या है। कांवड़ यात्रा औपचारिक तौर पर कल से शुरू हो रही है, लेकिन कांवड़ियों की टोली अलग अलग जगहों पर निकलने लगी है। और हैरानी की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जहां योगी सरकार कांवड़ियों पर फूल बरसाती है, वहां कांवड़ियों पर हमले हो रहे हैं। कई जगहों पर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ को खंड खंड कर दिया गया, तो बिजनौर में कांवड़ियों से मारपीट की गई। और इस बीच योगी आदित्यनाथ का बड़ा मैसेज आया है। मैसेज क्या है, किसके लिए है और मैसेज का मतलब क्या है, देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। महादेव के जयकारे लग रहे हैं, कांवड़ियों की टोली झूम रही है। अमेठी से गाजियाबाद तक अब ऐसे दृश्य आपको लगातार दिखेंगे। लेकिन जो दृश्य कल रात मुजफ्फरनगर में दिखा, वो ना दिखे तो अच्छा है। मुजफ्फरनगर में सड़क घेर कर प्रदर्शन कर रही ये भीड़ कांवड़ यात्रियों की है। इनका आरोप है कि इनके कांवड़ के पास मांस की पन्नी रख दी गई, कांवड़ खंडित कर दिया गया। ये वाकया तब हुआ जब कांवड़ यात्री खतौली घंटा घर में एक मंदिर के पास कांवड़ रखकर स्नान करने गए थे। उसके बाद कांवड़ यात्रियों ने सड़क जाम कर दी। बात बिगड़ने लगी तो पुलिस पहुंची। मुजफ्फरनगर पुलिस का दावा है कि उस संदिग्ध पन्नी में मांस नहीं थे। हालांकि उसने ये वादा किया कि खंडित कांवड़ के बदले उन्हें हरिद्वार से नया कांवड़ मिलेगा। इस वादे के बाद कांवड़ यात्री शांत हुए। 5 मिनट के लिए शाम को आरती करनी थी, तो भाई यहाँ पे लेटा था। हम गए स्नान करने, इतने वहां से भाई को लग गई आंख। 2 सेकंड का काम हुआ, ज्यादा नहीं। ये भी वीडियो यार कट्टा मांस का भर के, जिसके अंदर कोई पुलिस वाले ये कह रहा है कि इसमें मांस नहीं है। मांस नहीं है तो ये बताओ, जो इसके ऊपर बछड़े का या भैंस का जिसका भी खुर मिला, वो कहाँ से आया। कुछ कांवड़ी हरिद्वार से अपना जल लेके और यहाँ तक आए थे, तो यहाँ इनकी ट्रॉली के पास इनको एक काली संदिग्ध पॉलीथीन दिखी, जिस पे इन लोगों ने कहा कि इसमें जो है वो संभवतः मीट हो सकता है। पुलिस द्वारा तुरंत मौके पे पहुंच के उस पॉलीथीन को हटवा दिया गया था। बाद में उसको चेक भी करवाया गया। अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि उसमें कोई मांस था। हालांकि कांवड़ खंडित करने वाला आरोपी कौन है, इसका पता अब तक नहीं चला है। लेकिन इसी मुजफ्फरनगर में जब कांवड़ियों को ये पता चला कि ताऊ होक्के वाले ढाबा में कांवड़ियों को प्याज लहसुन का तड़का लगाकर दाल परोसी गई, तो तोड़फोड़ शुरू हो गई। कांवड़ यात्रियों ने कुर्सी टेबल तोड़ दी, खिड़की के शीशे तोड़ दिए। डर के मारे ढाबा के कर्मचारी भाग गए। यहाँ भी पुलिस के आने पर ही मामला शांत हुआ। लेकिन बिजनौर में तो सुहेल और इकबाल ने कांवड़ियों पर हमला ही कर दिया। पुलिस की गिरफ्त में आए ये 2 शख्स कुछ और लोगों के साथ मिलकर लखीमपुर खीरी के रहने वाले 3 कांवड़ियों से मारपीट कर रहे थे। बिजनौर के इसी पेट्रोल पंप के पास 18 जुलाई की शाम बाइक पर जा रहे कांवड़ियों को बुरी तरह पीटा। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। घटना के अनावरण के लिए टीमें गठित की गई। गठित टीमों द्वारा की गई जांच और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सुहेल अदनान निवासी मझड़ा सक्कू व इकबाल अपचारी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और उनसे घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को बरामद किया गया। घटना में प्रयुक्त शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। कांवड़ यात्रियों के लिए योगी का प्रेम किसी से छिपा नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ा मैसेज दिया है। मैसेज ये कि जो बुरा करेंगे उनके साथ बुरा होकर रहेगा। जैसा कर्म करोगे उसके फल से कभी वंचित नहीं हो पाओगे। योगी के इस बयान का मतलब सीमित नहीं, व्यापक है। हर तरह से और हर फील्ड में सेट हो सकता है। लेकिन जिन लोगों ने योगी के अब तक के कार्यकाल को देखा है, वो अच्छी तरह से समझते हैं कि बाबा ना हुड़दंगियों को बख्शते हैं और ना ही पत्थरबाजों को। नया एग्जाम्पल कल ही बरेली से आया। 2 पुलिस वालों के सहारे किसी तरह लंगड़ा कर चल रहा यह शख्स आलमगीर है। इसके पैर में गोली लगी है। आरोप क्या है जानते हैं? आरोप यह है कि मुहर्रम में ताजिया जुलूस के दौरान इसने कुछ हिंदू परिवार को निशाना बनाया था, पत्थरबाजी की थी, महिलाओं पर जानबूझकर लेजर लाइट डाल रहा था। पुलिस कई दिनों से इसकी तलाश में थी। मुठभेड़ हुई और पुलिस की एक गोली आलमगीर के पैर में लगी। वो लड़खड़ा कर गिर गया और अब कानून की गिरफ्त में। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
यूपी सरकार के नेम प्लेट वाले फरमान पर मोदी सरकार के मंत्री जयंत चौधरी सवाल उठा रहे हैं। यूपी सरकार के फैसले पर कटाक्ष कर रहे हैं। अब यूपी सरकार के मंत्रियों ने भी जयंत चौधरी के बयान पर पलटवार करना शुरू कर दिया है, जबकि धर्मगुरु भी मुस्लिम नेम प्लेट के मुद्दे पर आमने सामने आ गए और मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ चुका है कि बात सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची है। दिन भर कांवड़ रूट और मुस्लिम नेम प्लेट को लेकर जुबानी जंग यूपी से लेकर बिहार तक जारी रही। सवाल है कि कौन सा फैसला देशहित में है। जाति या धर्म के पहचान करके सेवा नहीं लेता। कोई उसमें ये नहीं लिखा गया कि खाली जो है एक ही समाज के लोगों उसमें नाम और पट्टिका लिखनी है। कहाँ का लगाओगे? अब कुर्ते में भी लिखना शुरू कर देंगे अपना नाम। चोर उचक्के हों, जो इस तरह के लोग हों, वो अपनी पहचान छुपाते हैं। कांवड़ मार्ग पर नेम प्लेट को लेकर एनडीए के भीतर ही घमासान मच गया है। मोदी सरकार में मंत्री जयंत चौधरी योगी सरकार के फैसले से बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं, जिस पर अब योगी सरकार में मंत्री सफाई देने के लिए आगे आए हैं। ना ही इस मामले को धर्म जाति से जोड़ा जाना चाहिए। सब प्रतिष्ठान अपना नाम लिखें। अब एक मालिक कोई और हो सकता है, ब्रांड कुछ और हो सकता है। मैकडॉनल्ड्स क्या लिखेगा? मुझे लगता है ज्यादा समझ के फैसला नहीं लिया। कोई उसमें ये नहीं लिखा गया कि खाली जो है एक ही समाज के लोगों उसमें नाम और पट्टिका लिखनी है। जयंत चौधरी चाहते हैं कि ये फैसला वापस हो, जबकि योगी सरकार के मंत्री कुछ और ही मानते हैं। फैसला ले लिया तब उस पर टिक रहे हैं। ये वापस होना कभी कभी ऐसा हो जाता है सरकार में। चोर उचक्के हों, जो इस तरह के लोग हों, वो अपनी पहचान छुपाते हैं। इस मामले में धर्मगुरु भी कूद पड़े हैं। जब रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है, तो रहमान को क्यों दिक्कत होनी चाहिए? जो सच है वही तो हम कह सकते हैं। आखिर हम कैसे कह दें कि ये सही है? क्यों? क्योंकि मुसलमान की दुकान है, हिंदू नौकर हैं, बनाने वाले सब हिंदू हैं और मालिक जो है गल्ला पे बैठ करके मालिकाना कर रहा है। अब नाम लिख दिया गया कि ये, और उस दुकान में अब उस दुकान में इसका आर्थिक असर पड़ेगा। आप अपनी पहचान क्यों छुपाना चाहते हो? आप कांवड़ियों के साथ धोखा क्यों करना चाहते हो? मैं सभी राजनीतिक दलों के तमाम नेताओं से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप अपनी सियासत अलग रखो। आपको बता दें कि योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानों पर मालिक के नाम और वहां काम करने वाले कर्मचारियों के नाम लिखने का आदेश जारी किया। कुछ ऐसे ही मांग बिहार में उठी, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता इस तरह के फरमान से इत्तेफाक नहीं रखते। भावना से ये आदेश जारी योगी जी की सरकार ने किया है, ये सब नहीं चल सकता है। जिस संविधान की शपथ उन्होंने खाई है, ये नियम कानून और संविधान से ही देश और राज्य चलेंगे। कि कांवड़ दुकान पर नाम पता लिखने की जरूरत नहीं है, और ये सब तो हमको नहीं लगता है कि इसकी आवश्यकता है। इस बीच यूपी में कांवड़ रूट पर नेम प्लेट का मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। सीएम योगी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और इस पर सुनवाई भी कल होनी है। इस याचिका में यूपी सरकार, डीजीपी, एसएसपी मुजफ्फरनगर को भी पक्षकार बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश में सिर्फ होटल, ढाबे और फलों की दुकानों पर ही नहीं, टायर पंक्चर बनाने वाली दुकानों पर भी नाम टंग रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद यूपी से ऐसी तस्वीरें लगातार आ रही हैं। मेरठ रोड पर टायर पंक्चर की दुकान चलाने वाले सलीम ने भी अपना नाम लगा दिया है। हालांकि सलीम ने यह सब अपने मन से नहीं किया, बल्कि करवाया गया। सलीम के मुताबिक उनकी दुकान पर पुलिस वाले आए थे, दुकान पर नेम प्लेट लगाने को कहा था, जिसके बाद उन्होंने दुकान पर अपना नाम कागज पर लिखकर लटका दिया है। और जैसा कि आप तस्वीर में देख भी सकते हैं, अखिलेश यादव आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कार्यक्रम में शामिल होने जब कोलकाता रवाना हो रहे थे, उसी समय यूपी के मैनपुरी में बाबा का बुलडोजर गरज रहा था और इस बुलडोजर के निशाने पर थे अखिलेश के करीबी और समाजवादी पार्टी के नेता। ये बुलडोजर एक्शन हुआ भी है तो कहां? मैनपुरी में, जिस करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव जीते थे, उसी करहल में
सपा का वो नेता कौन है जिसकी इमारत बुलडोजर की जद में आ गई? इस रिपोर्ट में देखिए। जिस मकान को तोड़ने में बाबा के 5-5 बुलडोजर लगे हैं, वो दरअसल एक मैरिज होम है। इस मैरिज होम की मालकिन फरजाना बेगम है। अब ये फरजाना बेगम कौन है? तो फरजाना बेगम अब्दुल नईम की बीवी है। अब ये अब्दुल नईम कौन है? तो अब्दुल नईम अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के नेता हैं। मैनपुरी की करहल नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं। करहल इसलिए अहम है क्योंकि यहीं से अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव जीते थे। तमाम बुलडोजर जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये प्रशासन के द्वारा यहाँ पर बुलाए गए हैं। 5 बुलडोजरों से 5 करोड़ से अधिक की संपत्ति का बना हुआ मैरिज होम प्रशासन के द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है। राजस्व टीम यहाँ पर मौजूद है, भारी तादाद में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। और अब सवाल है कि अखिलेश के अजीज का घर क्यों तोड़ा गया? प्रशासन के मुताबिक जिस जमीन पर अब्दुल और बेगम ने मिलकर मैरिज होम बनाया था, वो जमीन तालाब की है, यानी तालाब पर अवैध कब्जा करके ये इमारत बनाई गई। उसके बाद कोर्ट में लड़ाई चली, फैसला प्रशासन के पक्ष में आया। उसके बाद अब्दुल को अवैध कब्जा हटाने के लिए नोटिस भेजा गया। जब कब्जा नहीं हटाया गया तो बुलडोजर को आना पड़ा। इस संपत्ति की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए तक बताई जा रही है। देखिए, ये तालाब की जमीन पे अवैध कब्जा करके इस पे मैरिज होम बनाया गया था। फरजाना बेगम के नाम से इस पे कब्जा था। फरजाना बेगम के नाम से तहसीलदार कोर्ट में मुकदमा चला, उस पर बेदखली हुआ। उसके बाद ये अपील में जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय में गए। वहाँ से अपील इनकी खारिज होने के बाद इनको नोटिस दिया गया, फिर भी इनके द्वारा अपना अवैध कब्जा हटाया नहीं गया। तो उसी संदर्भ में आज जो है न्यायालय के आदेश पे इसका जो है बेदखल किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता के अवैध कब्जे पर बुलडोजर का एक्शन तब हो रहा था जब कोलकाता में ममता बनर्जी के पास खड़े होकर अखिलेश यादव बीजेपी पर हमला बोल रहे थे। देश को ऐसी ताकतें हैं जो विभाजनकारी राजनीति के नाम पर बांट करके हमेशा के लिए राज करना चाहती हैं, लेकिन ऐसा करने में वो कुछ समय के लिए कामयाब भी हो जाएं, पर आखिरकार वो हारेंगे, क्योंकि गलत मंसूबे कभी अपनी मंजिल नहीं पाते हैं। जो इंसान और इंसाफ के साथ खड़े होते हैं, जीत आखिर उन्हीं की होती है। लोकसभा चुनाव में यूपी के अंदर शानदार प्रदर्शन के बाद अखिलेश यादव आत्मविश्वास से भरे हैं, लेकिन अच्छे परिणाम नहीं आने के बाद भी बाबा के बुलडोजर पर ब्रेक नहीं लगा है। मैनपुरी से अतुल सक्सेना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बारिश के बीच ममता बनर्जी का ये अंदाज, ये तेवर आज ट्रेंड कर रहा है। लेकिन एक और बड़ी बात जो उन्होंने इस मंच से की, वो बात है बांग्लादेश हिंसा से जुड़ी, वो बात है घुसपैठियों से जुड़ी हुई। बंगाल हिंसा पर चुप्पी साधने वाली ममता बनर्जी बांग्लादेश हिंसा पर बयानबाजी कर रही हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए पीड़ित हिंदुओं को दी जाने वाली नागरिकता का विरोध करने वाली दीदी बांग्लादेशी मुस्लिमों को शरण देने की वकालत कर रही हैं। वो कह रही हैं कि बांग्लादेश हिंसा में जो प्रभावित लोग हैं और बंगाल आना चाहते हैं, तो वो उनके लिए अपने दरवाजे खोल देंगी। तुष्टीकरण के मैदान में दीदी की इस दरियादिली पर अब विरोधी बरस रहे हैं। আমরা কারা তবে এটুকু বলতে পারি, অসহায় মানুষ যদি বাংলায় দরজা খটখটানি করে, আমরা তাদের আশ্রয় নিশ্চয়ই দেব। क्या बात है दीदी, गजब। देश की जनता को भी ये उम्मीद नहीं होगी कि जो ममता बंगाल हिंसा पर खामोशी की चादर ओढ़ लेती है, उनकी जुबान बांग्लादेश की हिंसा देखकर ऐसे खुलेगी। কিন্তু আমি এটুকু বলতে পারি, অসহায় মানুষ যদি বাংলায় দরজা খটখটানি করে, আমরা তাদের আশ্রয় নিশ্চয়ই দেব। তার কারণ এটা ইউনাইটেড নেশনসের একটা রেজুলেশন আছে। কেউ যদি রিফিউজি হয়ে যায়, তাকে পাশের পার্শ্ববর্তী এলাকা তাকে সম্মান জানাবে। कमाल की बात है, बंगाल में टीएमसी से जुड़े गुंडे आए दिन जिन लोगों पर जुल्म ढाते हैं, जिन महिलाओं के साथ ज्यादती करते हैं, उनके लिए ममता के दरवाजे बंद हैं, लेकिन बांग्लादेश के लोगों के लिए वो दरवाजा खोलने के लिए तैयार हैं।
बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए पहले से ही बंगाल और असम समेत भारत के कई राज्यों में कानून व्यवस्था के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। इसके बावजूद ममता बनर्जी चाहती हैं कि बांग्लादेश से लोग आएं और बंगाल में आकर बस जाएं। इसके लिए वो साल 1951 के यूएन रिजोल्यूशन का हवाला दे रही हैं, जिस पर भारत ने अब तक दस्तखत नहीं किए हैं और न ही किसी राज्य सरकार को ये हक है कि वो किसी दूसरे मुल्क के नागरिकों को अपने यहाँ पनाह दे। तो फिर ऐसे बयान की क्या जरूरत थी? क्या सिर्फ इसलिए ताकि बंगाल में पहले से रह रहे बांग्लादेशियों का दिल जीता जाए, ताकि चुनाव में फायदा हो? क्या इसलिए ताकि मुसलमानों को ये मैसेज दिया जाए कि अगर बीजेपी सीए के जरिए पड़ोसी देश के हिंदुओं को अपने यहाँ नागरिकता का अधिकार दे रही है तो टीएमसी शरणार्थी के नाम पर मुसलमानों के साथ है? हालांकि दीदी ने मुसलमान शब्द का जिक्र नहीं किया, लेकिन दीदी की राजनीति को समझने वाले समझ गए कि बात किसकी हो रही है। भारत एक ऐसा देश है प्राचीन काल से, जब किसी दूसरा देश की किसी भी समुदाय के ऊपर आफत आ गया तो भारत उसको पनाह दिया है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कोई धर्मशाला है। अगर अंतर्राष्ट्रीय संधि है तो अंतर्राष्ट्रीय कानून भी है। क्या ऐसे अवसर पर दोनों का पालन होना चाहिए? मैं समझता हूँ एक तरफ संधि है, उस भावना को भी देखें, पर जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसका भी पालन किया जाना चाहिए। लेकिन उनका इख्तियार में ही नहीं है। वो कौन सा यूनाइटेड नेशंस क्या है, क्या अग्रीमेंट है, ये सारे भारत सरकार का विषय है। भारत सरकार इसको डिसाइड करेंगे। वो कौन होते हैं? असम और बंगाल की डेमोग्राफी पिछले 75 साल में जिस तरह अप्रत्याशित रूप से बदली है, उसमें घुसपैठियों का बड़ा रोल रहा है। लेकिन ये बदलाव बंगाल में दीदी की राजनीति को सूट करता है, इसलिए शायद वो बांग्लादेशी नागरिकों को बंगाल में बसाने की योजना बना रही हैं। कोलकाता से सौमित सेनगुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज टीएमसी शहीद दिवस मना रही थी। ममता बनर्जी ने कोलकाता में विशाल रैली आयोजित की थी। इसी रैली में अखिलेश यादव भी पहुंचे थे। दीदी जब भाषण दे रही थी तो आसमान बरस रहा था। भारी बारिश के बीच दीदी जनता को संबोधित कर रही थी। आसमान कोलकाता पर बरस रहा था और ममता बनर्जी बीजेपी पर बरस रही थी। जो डरते हैं वो मरते हैं, जो लड़ते हैं वो कामयाबी होता है। हम डरफूक नहीं हैं, हम काफिर नहीं है, हम गद्दार नहीं है, हम लड़ने जानता है और जो हमारे साथ लड़ेंगे उसको हम दिखा देगा। देखो इतना बारिश हो रहा है और कोई पार्टी ये मीटिंग नहीं कर सकता है, खाली तृणमूल कर सकता है। और अखिलेश जी को आज मैंने इसी के लिए बुलाया कि अखिलेश जी देख जाए तो हम पूरा हिंदुस्तान में हम कामयाबी होने के लिए अखिलेश जी जो बात कहा है उसको हम समर्थन करती हूँ, उसका सहमत करती हूँ और एक साथ में कांध मिला के हम लोग काम करेंगे। और बीजेपी को अभी तो उसको मेजोरिटी नहीं मिला। तो दीदी का यही तेवर, यही अंदाज था जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। और अब बात अधीर रंजन चौधरी की। अधीर रंजन चौधरी पिछले 3 महीने से सदमे में है, बेहद दुखी है। इस दुख दर्द को कम करने के लिए बीजेपी ने भी हाथ बढ़ाकर यह माना है कि जो अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं वो सही है। असल में पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के दोनों विरोधी कांग्रेस और बीजेपी एक स्वर में ममता दीदी पर हमला बोल रहे हैं, जबकि कांग्रेस और बीजेपी में 36 का आंकड़ा जग जाहिर है। क्यों और कैसे बीजेपी कांग्रेस मिलकर ममता बनर्जी के खिलाफ एक साथ हमला बोल रहे हैं, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। আমাকে হারানোর জন্য একজন পরিচিত মুসলমান মুখকে আনা হলো, কিন্তু হেরেছে তার কারণ আমি সাম্প্রদায়িক রাজনীতি চক্রান্তের শিকার। अधीर बाबू लोकसभा में हुई हार से अब तक दुखी हैं, परेशान हैं। उन्होंने अपना सारा दुखड़ा सोनिया गांधी को भी बता दिया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के मुताबिक उन्हें अल्पसंख्यकों ने हरा दिया। मुस्लिमों ने अपने मजहब से जुड़े उम्मीदवार को ही वोट दिया। আমাকে হারানোর জন্য একজন পরিচিত মুসলমান মুখকে আনা হলো, সেখানে প্রচার করা হলো এতদিন দাদাকে ভোট দিয়েছি আর ভাইকে ভোট দাও। তাকে মসজিদে মসজিদে ঘুরিয়ে মুসলমান সমুদায়কে খুশি করার চেষ্টা করা হলো। আর উল্টো দিকে পরিকল্পিতভাবে
তৃণমূলের লোকরা দাঙ্গা লাগালো, তৃণমূলের লোকদের এমএলএ তাকে দিয়ে বলানো হচ্ছে मुसलमान एक हो। आपको बता दें कि अधीर रंजन चौधरी टीएमसी उम्मीदवार यूसुफ पठान से 85,000 वोटों से हार गए थे। बात करें बहरामपुर की तो यहाँ मुस्लिमों की आबादी पूरे लोकसभा क्षेत्र की 52% है। जाहिर है अधीर रंजन चौधरी का धैर्य जवाब देना ही था। आज एक बार फिर अधीर दादा ममता दीदी पर आरोपों की बौछार करते चले गए। हेरेছে তার কারণ আমি সাম্প্রদায়িক राजनीतिक चक्रांते शिकार हुए। दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष ने भी चुनाव के दौरान ममता दीदी के खिलाफ बोलने पर अधीर रंजन पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। नतीजा ये कि अधीर रंजन अपनी परंपरागत सीट पर बुरी तरह हार गए। वैसे ममता दीदी पर हमलावर होने को लेकर कांग्रेस और बीजेपी एक साथ दिखाई दे रहे हैं। अधीर दा के सीट पे जिस तरीके की घटना घटी थी उस समय वहाँ पे दंगे भड़काए गए सच में, और तृणमूल कांग्रेस के विधायक द्वारा कम्युनल स्टेटमेंट कराए गए, इलेक्शन के ऊपर प्रभाव पड़ा और वो कारण हो सकते हैं अधीर दा के हार की। मैंने न बयान कोई उनका सुना है न देखा है। वो हमारे एक महत्वपूर्ण नेता हैं। जब तक मैं उनका बयान न पढ़ लूं, कहाँ दिया है, किन परिस्थितियों में दिया है, मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। जबकि टीएमसी ने भी अधीर रंजन चौधरी के आरोपों को नया बहाना बताया है। पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए, हारने वाले को हारने का बहाना चाहिए। वो हार गए, बहाना कर रहे हैं। तृणमूल के खिलाफ सांप्रदायिक राजनीति की कोई राजनीति है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, ये तृणमूल का स्लोगन है। आपको याद दिला दें कि 2019 में कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में 2 सीटें जीती थी, लेकिन अधीर रंजन चौधरी के इस बार हारने पर एक ही सीट बची है। इंडिया गठबंधन के सहयोगी टीएमसी और कांग्रेस में बंगाल के भीतर 36 का आंकड़ा है। कोलकाता से सौमित सेन गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मदरसों पर संग्राम जारी है। पहले जमीयत उलेमाए ने 3 पन्नों की चिट्ठी लिखकर मदरसों की पहचान खत्म करने का आरोप लगाया था, और अब उन्हीं आरोपों को कॉपी पेस्ट कर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तीर तान दिए। क्या है उलेमाओं के आरोप और इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? यूपी से लेकर एमपी तक मदरसों पर क्यों मचा है संग्राम, इस रिपोर्ट में देखिए। सरस्वती वंदना का मकसद जन जन के मन में शिक्षा के प्रति जागरूकता पहुंचाना है, लेकिन इसी सरस्वती वंदना पर उलेमा आहत हो गए हैं। मदरसों में कथित सरस्वती वंदना पर फिलहाल महाभारत छिड़ गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3 पन्नों की चिट्ठी में धार्मिक स्वतंत्रता के तीर चलाए हैं। एमपी सरकार मदरसों में बच्चों को हाथ जोड़कर सरस्वती वंदना पढ़ने को मजबूर कर रही है। यूपी, एमपी समेत कई राज्यों में मदरसों की पहचान खत्म करने की कोशिश हो रही है। एनसीपीसीआर की ओर से राज्य सरकार को गलत निर्देश दिए जा रहे हैं। गैर मुस्लिम बच्चों को मदरसों से निकालकर सरकारी स्कूल में शिफ्ट कराया जा रहा है। सबसे पहले बात एमपी के मदरसों में सरस्वती वंदना के आरोपों की। जी न्यूज की रिसर्च टीम ने जानने की कोशिश की कि क्या एमपी सरकार ने ऐसा कोई आदेश पारित किया है, तो सामने आया कि ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। और अब बात AIMPLB के दूसरे आरोपों की। पिछले महीने ही राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने एक रिपोर्ट मदरसों को लेकर तैयार की थी और इस रिपोर्ट को यूपी सरकार को भेजा था, जिसके आधार पर 26 जून को यूपी सरकार ने ये आदेश पारित किया। यूपी सरकार के आदेश के मुताबिक सरकारी वित्त पोषित मदरसों और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों से गैर मुस्लिम छात्रों का सरकारी स्कूलों में एडमिशन कराया जाए। इस पूरी प्रक्रिया के लिए जिला स्तर पर कमेटी का गठन किया जाए। सरकार के इस फैसले के खिलाफ पिछले हफ्ते ही जमीयत उलेमाए हिंद ने भी चिट्ठी लिखी है। मौलाना महमूद मद्दी ने योगी सरकार के इस आदेश को गैर संवैधानिक बताया और उन्होंने यूपी सरकार से इस आदेश को वापस लेने की अपील की थी। हिंदू धर्मगुरु सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, तो मुस्लिम मौलाना विरोध में खड़े हो गए हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शुद्ध रूप से आतंकवादियों को बढ़ावा देने वाला संगठन है और शुद्ध रूप से हिंदुस्तान में जहर घोलने वाला संगठन है। तत्काल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बंद कर देना चाहिए। हमारे प्राइमरी लेवल के मदारिस हैं जो जिनको मकतब कहते हैं, उन मकातिब में
हिंदी की भी तालीम दी जाती है, इंग्लिश की भी तालीम दी जाती है, मैथ भी पढ़ाई जाती है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि जो बच्चे गैर मुस्लिम हैं अगर वो मदरसे में पढ़ने आए तो उन्हें कुरान और हदीस की तालीम दी जाए। उन्हें वही सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जो सब्जेक्ट उनसे मुताल्लिक़ होते हैं, जिनका उनसे ताल्लुक़ होता है। इसलिए मुझे लगता है कि ये फ़ैसला अपने आप में एक ताज्जुब खेज़ फ़ैसला है। सरस्वती वंदना से लेकर मदरसों में सुधार के कदमों पर संग्राम मचाने वाले इन मौलानाओं को गुजरात जामनगर की इन तस्वीरों को आंख खोल कर देखना चाहिए, जहां पिछले हफ्ते ही एक आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों से इस्लामी नारे लगवाए गए। बच्चों से या हुसैन के नारे लगवाए गए। आंगनबाड़ी के अंदर कई बच्चे नमाज भी पढ़ते देखे जा रहे हैं। वीडियो में साफ सुनाई दे रहा है कि टीचर बच्चों को इस्लामी नारे लगाना सिखा रही है। लेकिन इन तस्वीरों पर किसी मुस्लिम धर्मगुरु और उलेमाओं ने कोई टीका टिप्पणी नहीं की। तो वहीं मदरसों में सरस्वती वंदना के बिना किसी आदेश के ही शोर तेज कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। सावन का महीना शुरू होने को है, मतलब अगले कुछ दिन अभी बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। लेकिन अभी से आधा हिंदुस्तान मानसून की मार झेल रहा है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक आसमान से बरस रही मूसलाधार मुसीबत से लोग परेशान हैं। दरक रहे हैं पहाड़, मैदानों पर जन सैलाब, डरा रही है उफनती नदियां। ये खौफनाक मंजर देखिए। ये केदारनाथ का वही पैदल मार्ग है जो कल तक तो ठीक था, लेकिन आज पैदल मार्ग पर चट्टान टूटने से 3 तीर्थयात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, तो वहीं 8 घायलों का इलाज जारी है। कल से सावन का महीना शुरू होने जा रहा है। भक्तों की टोली भारी संख्या में केदारनाथ की तरफ कूच करेगी, लेकिन भारी बारिश और लैंडस्लाइड के डबल अटैक ने तीर्थयात्रियों में खौफ भर दिया है। केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ धाम जाने वाले इस रास्ते को भी देखिए। बारिश की शुरुआत के बाद से ही बद्रीनाथ हाईवे के अलग अलग हिस्सों पर लैंडस्लाइड की जबरदस्त स्ट्राइक हो रही है। वहीं गंगोत्री धाम के रास्ते का भी बुरा हाल है। बिशनपुर इलाके में पहाड़ का भारी मलबा हाईवे पर आकर गिर गया। देखते ही देखते सड़क पर लंबा जाम लग गया। उत्तराखंड में बीते 1.5 महीने से यही हालात है। मौसम विभाग की तरफ से एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई हिस्सों में अगले 48 घंटे में भारी बारिश हो सकती है, जिससे लैंडस्लाइड का डर बना हुआ है। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड डरा रही है, तो मैदानों में बाढ़ बारिश ने परेशान कर दिया है। छत्तीसगढ़ की राजनंद गांव की इन भयावह तस्वीरों को देखिए, जहां पानी के बहाव में निर्माणाधीन सड़क, पुल बह गए। 70 गांवों का संपर्क टूट गया। छत्तीसगढ़ में बाढ़ बारिश से 50 से ज्यादा गांव टापू बन गए। महाराष्ट्र में भी भारी बरसात के बाद हालात बेहद खराब है। मुंबई में सुबह से हो रही बारिश से पूरी ट्रैफिक व्यवस्था ठप है। जिन सड़कों पर कभी गाड़ियां हवा से बातें किया करती थी, वहां अब कुदरत का ब्रेक लग चुका है। बांद्रा, कुलरा और अंधेरी जैसे इलाके में वाटर लॉगिंग से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मानसून की पहली बारिश से यहां नगर निगम की पोल खुल गई है। वहीं महाराष्ट्र के नागपुर से आई बाढ़ बारिश की ये तस्वीरें भी देखिए, जो प्रकृति के प्रकोप की गवाही दे रही है। जहां तक नजर जा रही है, वहां बस पानी ही पानी नजर आ रहा है, और पानी के बीच नजर आ रही है गाड़ियां, घर। पानी के बीच से होकर गुजरते बेबस लोग। मुंबई से सटे रायगढ़ और पालघर में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं ठाणे जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की इस चेतावनी से इतना तो साफ है कि आने वाले कुछ दिन अभी मुंबई वालों पर आफत पड़ने वाली है। यूपी के भी कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हैं। बिजनौर की ये तस्वीरें देखिए, जहां कई गाड़ियां बारिश की चपेट में आ गई हैं। लोग किस तरह से जान की बाजी लगाकर एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मजबूर हैं। हालांकि अभी आने वाले कुछ दिनों तक
बारिश से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे महाराष्ट्र और उत्तराखंड के लिए काफी क्रूशियल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तक आपने क्रिकेट के मैदान पर पाकिस्तान को अफगानिस्तान से पिटते देखा होगा, लेकिन अब यूरोप से दोनों की नुरा कुश्ती की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अफगानिस्तान में जिस तालिबानी हुकूमत की पाकिस्तान वकालत करता था, अब उसी तालिबानी सरकार ने पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है। देखिए कैसे जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के झंडे उतार दिए। अफगानिस्तानी झंडे लहराते हुए 3 लोग दीवार फांदते हैं और वहां मौजूद इमारत के पोल से झंडा उतार देते हैं। जिस झंडे को डंडे से जुदा किया गया है वो पाकिस्तान का झंडा है। ये तस्वीरें जर्मनी के फ्रैंकफर्ट की हैं और जिस इमारत से पाकिस्तान का झंडा उतारा गया वो पाकिस्तान का वाणिज्य दूतावास है। तीनों अफगानी शख्स जब पाकिस्तानी दूतावास से झंडा निकालते हैं तो दूतावास के बाहर मौजूद अफगानी लोगों की भीड़ में जश्न का माहौल बन जाता है। भीड़ इस कारनामे को जीत की तरह सेलिब्रेट करती है और पाकिस्तानी झंडे को पैरों से कुचलने लगती है। अफगानिस्तानी नागरिकों ने फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तान को बेइज्जत किया, लेकिन पाकिस्तान जवाबी बयान में अफगानिस्तान और तालिबान का नाम लेने की हिम्मत भी नहीं कर पाया और अपनी मार का गुस्सा जर्मनी पर निकाल रहा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि हमारे वाणिज्य दूतावास पर चरमपंथियों ने जिस तरह से हमला किया वो चिंताजनक है। हमले की कड़े शब्दों में निंदा की जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। जर्मनी हमारे दूतावास की सुरक्षा करने में विफल रहा। पाकिस्तान जर्मन अधिकारियों से घटना में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने का आग्रह करती है। देखा आपने, पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास पर धावा बोलने वाले आरोपियों ने अफगानिस्तान का झंडा लहराया, लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान का नाम लेने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। हंगामे को देखते हुए पाकिस्तान ने कराची में जर्मनी के वाणिज्य दूतावास की सुरक्षा बढ़ा दी है और सुरक्षा कारणों से वाणिज्य दूतावास को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। अभी तक पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास हमले के पीछे की असली वजह सामने नहीं आई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में माना जा रहा है कि पाकिस्तान की ओर से अफगान शरणार्थियों को वापस अफगानिस्तान भेजने से लोग नाराज हैं और इसी नाराजगी को लेकर अफगानिस्तानी नागरिकों ने फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी दूतावास पर हमला बोल दिया। कहा जाता है, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए, और पाकिस्तान के साथ अब यही हो रहा है। पाकिस्तान विदेशी धरती पर भारत के साथ जो गेम खेलता है, अब फ्रैंकफर्ट में वो खुद अपनी जाल में फंस गया है। खालिस्तानियों के साथ मिलकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ब्रिटेन से लेकर कनाडा तक भारतीय दूतावासों को निशाना बनाने में लगी रहती है। लेकिन अब पाकिस्तान को सीखने की जरूरत है कि खुद के घर कांच के हो तो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनातनी लगातार बढ़ रही है और इस तनातनी की नींव है अंग्रेजों के जमाने की डुरंड लाइन। वो क्या है, आपको समझाते हैं। तालिबान अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा डुरंड लाइन को नहीं मानता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर अच्छी खासी तादाद पश्तून आदिवासियों की है। अफगानिस्तान पूरे पश्तून इलाके को अपना मानता है। तालिबान की दलील है कि जब डुरंड लाइन बनी तब पाकिस्तान का अस्तित्व नहीं था और डुरंड लाइन पाकिस्तान बनने से 53 साल पहले 1893 में खींची गई थी। इसी डुरंड लाइन को पार कर अफगानिस्तानी पाकिस्तान वाले पश्तून इलाके में आवाजाही करते रहते हैं और यही रहते हैं कई, और इन्हीं शरणार्थियों को पाकिस्तान ने अपने देश से निकाला है, जिसके बाद दोनों देशों में टेंशन बढ़ गई है। आगे बढ़ते हैं। जिस देश में हजारों आतंकी पलते हैं, आतंक के ठिकाने रोज नए बनते हैं, दुनिया में सबसे बड़े आतंकी फैक्ट्री अगर कहीं है तो पाकिस्तान में है। लेकिन पाकिस्तान को अपने देश में आतंकी नहीं दिखते, बल्कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू में आतंकी दिखता है। क्या है इसकी नापाक वजह, वो भी जान लीजिए। पाकिस्तान एक देश कहे या आतंक की फैक्ट्री, जहां आतंकी वर्ल्ड क्लास तैयार किए जाते हैं। दुनिया में कहीं भी आतंकी हमला हो और पाकिस्तान कनेक्शन ना हो, ये शायद ही होता हो। लेकिन हाफिज सईद को पालने वाले, ओसामा बिन लादेन को पनाह देने वाले, 26/11 हमले में शामिल आतंकियों को तैयार करने वाले पाकिस्तान ने हैरान करने वाला काम किया है।
पाकिस्तान सरकार ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को आतंकवादी घोषित कर दिया है और इसकी वजह है कट्टरपंथी संगठन टीएलपी। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान बीते कुछ समय से इस्लामाबाद में प्रदर्शन कर रही है, जिसकी मांग थी कि गाजा पट्टी पर हमला बोलने वाले देश इजराइल को सबक सिखाया जा सके, जबकि पाकिस्तान भूल गया है कि इस आग की चिंगारी इसी गाजा से हमास के आतंकियों ने भड़काई थी, जो अब तक शांत नहीं हुई है। पाकिस्तान के बारे में दुनिया जानती है कि वो किस तरह का टेररिज्म को, आतंकवाद को फैलाने में और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में इतना बड़ा शातिर और माहिर देश है। अब वो इजराइल के बारे में जो बोल रहे हैं उसका ये सिर्फ दिखाने के लिए है कि हम जितने भी इस्लामिक देश हैं उनके साथ खड़े। पाक पीएम शहबाज शरीफ के राजनीतिक सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि नेतन्याहू एक आतंकवादी और युद्ध अपराध के दोषी हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इराक डार ने कहा है कि हाल ही में गाजा में इजराइल की कार्रवाई को नरसंहार कहा था। वैसे पाकिस्तान में खुद ही 150 से ज्यादा आतंकी संगठन पनप रहे हैं। कई आतंकवादी खुलेआम पाकिस्तान में घूमते देखे जा सकते हैं। यूएनएससी ने पिछले साल बताया था कि आतंकियों को ब्लैकलिस्ट में डाला गया है। इसमें हाफिज सईद, अब्दुल रहमान मक्की, जकी उर रहमान लखवी, मसूद अजहर जैसे नाम शामिल हैं। यूएन के पास इन सभी के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में शामिल रहने के पुख्ता सबूत भी मौजूद हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो खास तौर से पाकिस्तान का जो टर्म यूज करना आतंक का एक तरह का दिखावा है और इस दिखावे से दुनिया को बड़ा सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसा देश है जो 40 साल से लगातार क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी एक फॉरेन पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट मानता है। साफ है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान को आतंकी देश के तौर पर जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मिडिल ईस्ट में जंग और भयानक हो गई है। इजराइल ने यमन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। इजराइल ने लड़ाकू विमानों के जरिए हूती पर बड़ी एयर स्ट्राइक की है। यमन के तेल डिपो में आग लग चुकी है। हमला इतना भयानक था कि कई किलोमीटर दूर तक आग की लपटें दिखाई दे रही थी। इजराइल का कहना है कि हमला हूती के उस अटैक का बदला है जो उसने इजराइल के तेल अवीव पर किया था। तेल अवीव पर हुए हमले में एक शख्स की मौत हो गई थी। एक बंदरगाह से निकलती ऊंची ऊंची आग की लपटें ये बता रही हैं कि युद्ध भी इसी आग की तरह भयानक रूप ले चुका है। हमास के बाद हिजबुल्लाह आया और अब हूती। एक साथ 3 फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहा है इजराइल, और नेतन्याहू ने यह साफ कर दिया है कि और भी कोई आएगा तो उसका अंजाम भी ऐसा ही होगा। दूसरी ओर हूती विद्रोहियों ने भी लाल सागर में नया हमला बोला है। नेतन्याहू बेहद गुस्से में हैं। वो खुद ही वॉर रूम पहुंच गए हैं और जंग के मैदान को बदलापुर बना दिया है। साथ ही पूरी दुनिया को चेतावनी भी दे दी कि इजराइल से टकराने का अंजाम क्या होगा। नेतन्याहू ने हूती को बड़ा झटका देने के लिए चुना यमन का हुदैदा बंदरगाह, जो कि लाल सागर पर बना है और ये हूती का गढ़ माना जाता है। इजराइल के मुताबिक हूतियों के गढ़ माने जाने वाले पश्चिमी बंदरगाह शहर हुदैदा में उसके कई ठिकानों पर हमला किया गया। उसने कहा कि हाल के महीनों में इजराइल पर किए गए सैकड़ों हमलों के जवाब में यह कार्रवाई की गई है। बंदरगाह हुदैदा पर जवाबी हमला किया है। यह बंदरगाह लाल सागर पर है। इजराइल ने अपने ताकतवर F-15 जेट से इस हमले को अंजाम दिया, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है और 80 से ज्यादा घायल हुए। हमले से बंदरगाह पर आग लग गई है और बिजली सप्लाई ठप हो गई। मामला इतना बड़ा था कि इसकी आग की ऊंची लपटें बहुत दूर से भी देखी जा सकती थीं। आग बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हूती ने भी बाद में पुष्टि की कि तेल भंडार और पावर प्लांट पर हमला किया गया है। इजराइल हमास के बीच अक्टूबर से युद्ध शुरू होने के बाद इजराइल का यमन की धरती पर किया गया ये पहला बड़ा हमला है, जिसके बाद अब ये लड़ाई और भीषण होने का डर पूरी दुनिया को सता रहा है।
और ये इजराइल ही नहीं, अमेरिका भी 3 फ्रंट पे युद्ध लड़ रहा है, बल्कि अमेरिका को और ज्यादा, अगर आप जियो पॉलिटिक्स को देखेंगे, वो और ज्यादा हमास और इजराइल युद्ध के साथ साथ रशिया यूक्रेन में भी फंसा और इंडो पैसिफिक रीजन में भी। तो जहां तक इजराइल का सवाल है, वो 3 फ्रंट पे वॉर लड़ रहा है, लेकिन उसके पीछे अमेरिका खड़ा है और ऐसे तमाम देश खड़े हैं जो इजराइल की मदद करते हैं। हमास के समर्थन में हूती पहले भी कई बार इजराइल पर ड्रोन अटैक की कोशिशें करता रहा, लेकिन इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम इसे पहले ही मार गिराता था, लेकिन इस बार वो उसे छकाने में कामयाब रहा। हूती ने हमले के बाद कहा था कि उन्होंने फिलिस्तीनियों के समर्थन में इजराइल को निशाना बनाया है। बस यही नेतन्याहू के बड़े गुस्से की वजह भी बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। चीन और यूएई एक ज्वाइंट सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें यूएई एयरफोर्स के फाइटर जेट मिराज 2000 के साथ इसमें उस एयरफोर्स ने हिस्सा लिया। मिराज फाइटर जेट वही लड़ाकू विमान है जिसका इस्तेमाल भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बालाकोट में एयर स्ट्राइक के लिए किया था। ताइवान भी मिराज 2000 फाइटर जेट का इस्तेमाल करता है। चीनी वायुसेना और यूएई एयरफोर्स चीन के शिनजियांग प्रांत में फाल्कन शील्ड 2024 नाम से जॉइंट एयर एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की वायुसेना ने अपने 2 लड़ाकू विमानों J-10C और J-16 को तैनात किया है। वहीं यूएई की एयरफोर्स अपने मिराज 2000 फाइटर जेट के साथ ताकत दिखा रही है। फ्रांस में बने मिराज 2000 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल भारत और ताइवान भी करते हैं। अब इस एक्सरसाइज के जरिए चीन भी फाइटर जेट मिराज की ताकत देख रहा है। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने इस हफ्ते की शुरुआत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक्सरसाइज की घोषणा की थी। यूएई ने 3 विमानों को एक अज्ञात हवाई अड्डे पर दिखाते हुए 2 तस्वीरें भी जारी की। हालांकि चीन और यूएई की वायुसेना ने अभी तक कोई ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया है। यूएई की वायुसेना मुख्य रूप से F-16 और मिराज 2000 जैसी पश्चिमी लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करती है। चीन अब इस एयरफोर्स एक्सरसाइज में ये जानने की कोशिश में जुटी है मिराज 2000 लड़ाकू विमान उसके लड़ाकू विमानों की तुलना में कैसा है और उसकी ताकत क्या है, क्योंकि फ्रांस के लड़ाकू विमान मिराज 2000 का इस्तेमाल भारत भी करता है और चीन के जानी दुश्मन ताइवान के पास भी मिराज फाइटर जेट का जखीरा है।